नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक और अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। इस पाक अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत सरकार ने यह कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकारी के अपने कार्य क्षेत्र के इतर अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण की है। भारत सरकार ने इससे पहले पाकिस्तानी दूतावास में कार्यरत अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 13 मई को देश छोड़ने का आदेश दिया था। दानिश का कनेक्शन पाकिस्तानी जासूस ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के साथ था। ज्योति पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक आत्मघाती कार बम ने एक स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिससे 4 बच्चों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल ने बताया कि हमला बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में हुआ। भारत ने बुधवार को बलूचिस्तान के खुजदार जिले में एक स्कूल बस को निशाना बनाकर किए गए घातक आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल होने के पाकिस्तानी आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। भारत ने आरोपों को निराधार बताया और इसे अपनी स्वयं की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक पैटर्न का हिस्सा बताया। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की और जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को एक छुटपुट युद्ध बताया था। उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आप में हिम्मत है तो आप राहुल गांधी से जाकर बोलिए कि यूनिफॉर्म पहनकर बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ें, तब समझ में आएगा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे पूछना चाहती हूँ कि 26/11 में हमारे 160 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? आप क्या पाकिस्तान के होकर काम कर रहे हैं? ये हम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का होकर आप लोग बात करते हैं। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी बुधवार को बीजिंग में आयोजित एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर सहमति जताई है। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने हिस्सा लिया। इस कदम को क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन भारत शुरू से ही इस गलियारे को किसी तीसरे देश में ले जाने पर आपत्ति जता रहा है। बता दें, CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसे भारत रणनीतिक रूप से अपने हितों के खिलाफ मानता है। भारत को आशंका है कि CPEC के माध्यम से चीन दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत कर सकता है, खासकर ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से, जो अरब सागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और अफगानिस्तान को CPEC में शामिल करने का निर्णय भारत और क्षेत्रीय गतिशीलता पर कई तरह से प्रभाव डाल सकता है। भारत ने अफगानिस्तान और उसके आसपास व्यापक विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जैसे कि ईरान का चाबहार बंदरगाह, अफगान संसद भवन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। अफगानिस्तान का CPEC में शामिल होना भारत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के साथ उसके आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच पारंपरिक मधुर संबंधों पर तनाव बढ़ सकता है। अब चीन ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए उसके बेड़े को J-35A स्टील्थ फाइटर से मजबूत करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इसी साल अगस्त महीने में पाकिस्तान को J-35A स्टील्थ फाइटर का पहला बेड़ा सौंप सकता है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35A स्टील्थ फाइटर सौंप सकता है। जाहिर तौर पर भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। भारत के पास एडवांस फाइटर जेट में सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी सिर्फ 36 है। बता दें, चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है। इससे पहले खबर आई है कि वो बांग्लादेश में भारतीय सीमा के पास ब्रिटिश काल के लालमोनिरहाट एयरबेस को फिर से एक्टिवेट करने के कदम उठा रहा है। ये एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला एक सकरा गलियारा है। कहा जा रहा है कि इसको संघर्ष की स्थिति में भले ही चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा सीधे इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन चीन के लिए ये एक रसद केंद्र के रूप में काम कर सकता है, जो क्षेत्र में कर्मियों, उपकरणों या खुफिया संपत्तियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत अय्यर मित्रा को न्यूज लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों के बारे में की गई अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक अय्यर ने अपनी पोस्ट में न्यूज लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों को वेश्या बताया था। न्यूज लॉन्ड्री की कार्यकारी संपादक मनीषा पांडे और 8 अन्य महिला पत्रकारों ने अय्यर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने अय्यर की पोस्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। अय्यर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इसकी अनुमति नहीं है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी के वकील ने कहा है कि अय्यर 5 घंटों के अंदर बिना किसी पूर्वाग्रह के अपमानजनक पोस्ट को हटा लेंगे। इसे रिकॉर्ड में लिया गया है और उन्हें इसी के अनुसार काम करना चाहिए। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब तक वक्फ को इस्लाम के अनिवार्य हिस्से के रूप में नहीं दिखाया जाता है, तब तक बाकी तर्क फेल हो जाते हैं। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन वक्फ इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये नहीं दिखाया जाता है, तब तक बाकी तर्क फेल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनका पूरा प्रचार ये है कि वो युद्ध विरोधी हैं। कहते हैं कि सेना के परिवारों और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को कष्ट होता है, लेकिन कुछ शब्दों के दोहरे अर्थ भी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही हर किसी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान इस तरह के अवसरों का उपयोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये कहना चाहती है कि प्रोफेसर ने वो फेसबुक पोस्ट सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए की थी। कोर्ट ने कई कड़े शब्दों में कहा, क्या ये सब बात करने का समय है? देश पहले से ही इस दौर से गुजर रहा है। दानव आए और हमारे लोगों पर हमला किया। हमें एकजुट होना होगा। ऐसे मौकों पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना? ईडी ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी सोनिया और राहुल गांधी ने कथित तौर पर अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संघीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। ईडी ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध से प्राप्त धन को अर्जित करके धन शोधन किया, बल्कि उस धन को अपने पास भी रखा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के साथ नियमित संपर्क में रहने की बात कबूल की। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हिसार पुलिस के प्रवक्ता विकास कुमार के अनुसार मल्होत्रा ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि वो नवंबर 2023 से मार्च 2025 तक पाकिस्तानी नागरिक और उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। अधिकारियों का मानना है कि दानिश मल्होत्रा को खुफिया संपत्ति के रूप में विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। केंद्र और तमिलनाडु के बीच भाषा विवाद में पैसे रोकने का आरोप एमके स्टालिन सरकार ने लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक याचिका दायर कर कि नरेंद्र मोदी सरकार पर 2151 करोड़ रुपए के फंड को रोकने का आरोप लगाया है, क्योंकि दक्षिण राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं किया। डीएमके सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है, जिसमें 3 भाषा के फॉर्मूले की सिफारिश की गई है, जिसके तहत छात्र अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भाषा और एक क्षेत्रीय भाषा सीखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया है कि 3 भाषा फॉर्मूला दक्षिणी राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और उसने 2 भाषी नीति की वकालत की। ईडी ने रान्या राव सोना तस्करी मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े एक मेडिकल कॉलेज पर छापा मारा है। परमेश्वर को श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर का अध्यक्ष बताया गया है, जिस पर ईडी ने छापेमारी की थी। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भाष्टी ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ये 30 से अधिक वर्षों की अवधि में लिखी गई 12 लघु कथाओं का संग्रह है, जो दक्षिण भारत में महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन और संघर्षों का वर्णन करती है। इस पुरस्कार की घोषणा बेस्ट सेलिंग बुकर पुरस्कार विजेता लेखक मैक्स पोर्टन ने लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित एक समारोह में 5 सदस्यीय मतदान पैनल के अध्यक्ष के रूप में की। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 26 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को कहा कि औरछा के इलाके में लगभग 50 घंटे की से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसमें 26 से अधिक माओवादी मारे गए। कुछ बड़े कैडर के माओवादी के मारे जाने की भी खबर है। उन्होंने मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक तलाशी अभियान जारी है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
गजा में 20 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। सभी की निगाहें उस जगह पर हैं जहां ट्रकों को भोजन पहुंचाना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। मंगलवार से ही लोग ट्रकों का इंतजार कर रहे हैं और आज सुबह भी यही स्थिति बनी हुई है। गजा में 11 सप्ताह से भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 100 ट्रकों से भी बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अस्पताल में जनरेटरों को चलाने के लिए तेल तक उपलब्ध नहीं है और ना ही दवा है। गजा में 25% पानी दूषित और पीने योग्य नहीं है। इसके कारण स्थिति और भयावह हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा सेवा का कहना है कि रात भर में इजरायली हवाई हमलों में लगभग 15 लोग मारे गए हैं। इस आंकड़े में उत्तरी गजा के जबालिया में 11 लोग शामिल हैं और 13 अन्य घायल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।